मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई नूह गया और पुन्हाना गया। पुन्हाना जो मुद्दा था वो लड़ाई झगड़े का, दोनों पक्षों के बीच में भी गया और वहाँ के समाज जो मार्केट है वहाँ पे भी गया। मैं सर्वे कर लिया तो वहाँ का तो कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई एमएलए मिला नहीं। यहाँ पे आया नूह में तो यहाँ के भी जो एमएलए साहब हैं वे नहीं मिले, भाजपा के जो थे वो भी नहीं मिले। अभी यहाँ पे जजपा पार्टी कोइंसिडेंट है, लास्ट टाइम जब इलेक्शन था तब भी यहाँ पे मिले, आज भी हमारे तैयब साहब यहाँ पे मिले जो यहाँ प्रदेश के जिला अध्यक्ष है। क्योंकि मैंने इन बताया थोड़ा घाट गया ना यार, जिला की वो है, प्रदेश की वो है, तो मैं थोड़ा टेक्निकली गुम हो जाऊँ। नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी, और सब ठीक है भाई साहब? एकदम बढ़िया। घर परिवार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोरोना से बच रहे हो? हाँ, पूरा प्रदेश ही बच रहा है, आपका ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात तो देखी सर, मैंने जी आपके, मैं मेवात में घूम आया, आपके उधर पुन्हाना में भी घूम आया, कोई भी मैंने ये मास्क लगाया नहीं देखा। यहाँ के रफ टफ आदमी है जी, और इन पर तो परमात्मा का आशीर्वाद है। और पीछे आपने देखा होगा किस तरीके से एक चर्चा चली थी। आज ऊपर वाले का बहुत बड़ा रहमो करम है कि मात्र 4 या 5 पेशेंट हमारे मेवात में अब कोरोना के एडमिट है। सब कुछ ठीक हो लिया, सारे ठीक हो लिया, सब कुछ ठीक हो लिया। चलो जी, ये तो बहुत मैं उसके लिए खास तौर से अपने प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, कोरोना वॉरियर्स हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेवात की जनता ने जो एक सोशल डिस्टेंसिंग और जो एक लॉकडाउन का पालन किया उसका भी मैं। आप जिला के अध्यक्ष हैं जेजेपी के, क्या लगता है दुष्यंत से थोड़े से लोग खफा हैं? ना, कहाँ खफा हैं, ये तो एक सोसा है जो विपक्षी पार्टियां जजपा पार्टी की लोकप्रियता से बोखड़ा करके उलझुल के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और माननीय दुष्यंत जी हर बार उनके हर आरोप का बखूबी जवाब देते हैं, लेकिन विपक्ष का काम ही आरोप लगाने का है, उनकी एक फितरत है। चलो, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, लेकिन मैंने एक बात तो देखी है, जब विपक्ष में थे खुद दुष्यंत जी, खुद जब भाषण दिया करते इलेक्शन के टाइम पे, नुकाया करते भाई एकता ही मिली, 2000 रुपये पिलसन मिला करती, आज मैं ठेके पे वो आदमी दारू पी ले और 2000 लुगाई रोंदी हुई मेरे दोहराई। आज वही दुष्यंत जी जब डिप्टी सीएम बन गए तब तो नुकाया करते ठेके बंद करा दूंगा गामा के। आज वही दुष्यंत जी ठेके पे पूरी नहीं, ठेका तो जो बंद कराने की, जो ग्राम पंचायतों से जो रेजुलेशन मांगे, जिन ग्राम पंचायतों ने दिए, जो क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किया, वहाँ किसी गांव में ठेका नहीं खुला। तो बाकी तो मेरे हिसाब से तो इस बार जितनी रिस्ट्रिक्शंस है पहली सरकारों में नहीं थी। ये दुष्यंत जी की अपनी मेहनत है, और आगे आगे जैसे वक्त बढ़ेगा सरकार अपने पूरे उसमें पहुँचेगी। हर समस्या का निदान माननीय दुष्यंत चौटाला जी करेंगे, चाहे वो दारू की बात हो, चाहे दूसरे जमींदारों के, किसानों की, और दूसरी और प्रताड़ित वर्ग है, गरीब वर्ग है, हर एक की समस्या के मद्देनजर माननीय दुष्यंत चौटाला जी अपने दूर करें। अंतिम प्रश्न है जी राजनीतिक तौर पे, फिर उसके बाद हम भाईचारे की बात करेंगे। दिल पे हाथ रख कर सच्ची बताओ, क्या 10 से ज़्यादा सीट आ जाऊंगी अगले इलेक्शन में? अगला तो बहुत दूर है, फिर भी पूरी तरह से सरकार बनाओगे जी। 10 नहीं, आपने तो बहुत कम आका है। हम 50 से ऊपर सीटें माननीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता देगी, और मतलब ये तो मान कर बहुमत के साथ सरकार बनाने का ये तो मान कर चल रहे हो। आज के टाइम पे 40 सीट पे तो हार रहे हो आप। नहीं, अभी नहीं तो आपने कहा नहीं, हम सरकार बनाने 50 से ऊपर का सरकार बनाएंगे। चलो जी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा देखते हैं। चलो हम ज़्यादा टेक्निकल इस बात को नहीं लेंगे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं मेवात के भाईचारे पे। जी। अभी आपके पुन्हाना में एक मुद्दा उठा, वो कोई आपस में जो दुकानदार थे उसकी पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई होगी, जी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया ये। इस बात में कितना आपको पता है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, मुझे पर्टिकुलर उस इवेंट का तो नहीं ज़्यादा पता, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके आ चुका हूँ, लेकिन ओवरऑल मेवात का जो एक इतिहास है जी, और जो एक मेवात का एक परंपरा है जी, ये पूरी दुनिया में, देश की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में इस तरह का भाईचारा ना है और ना रहेगा। ये कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठती है हमारे भाईचारे को देख करके, और वो गिद्ध दृष्टि लगा के बैठते हैं। जब कहीं किसी का झगड़ा आपस में हो जाता है, जब घर में बर्तन रहते हैं तो बर्तन भी भिड़ जाते हैं, और आप देखोगे जहाँ मुस्लिम बहुल गाँव है वहाँ मेव आपस में भी लड़ते हैं। और जब जाहिर सी बात है, जब हमारे बीच में कहीं इस तरह का भेद नहीं है मेवात की जनता में, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, आपस में
जब कहीं छोटी मोटी तकरार हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सांप्रदायिक रूप दिया जाए। हिंदू पक्ष का ये कहना था भाई मेरे बेटे की चोटी काटने की बात करी, अभी गंजा हुआ था चोटी थी, यूं बोले कोई मुस्लिम की तेरी चोटी काटेंगे, इस तरह से कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता, जी। प्रशासन ने जिस तरीके का एक्शन लिया, जिस तरीके से प्रशासन ने एक चुस्ती फुर्ती दिखाई, और मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष तौर पर जो हमारे यहाँ के एसपी महोदय हैं जनाब नरेंद्र जी, उन्होंने बहुत ही एक चुस्ती के तरीके से एक बढ़िया अधिकारी के रूप में जो उनको एक कर्तव्य बनता था, जो भी दोषी पक्ष थे 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किए, और ये जो एक फितना फिसाद यहाँ बढ़ाने की कुछ लोगों की एक नाकाम कोशिश थी उसको फेल किया। उसके लिए मैं माननीय एसपी साहब को और हमारे जो डीसी साहब हैं वो तुरंत मौका मुआयना किया, और इस चीज़ को भाईचारे को बनाने में और इस चीज़ पे जो एक दुष्प्रचार किया था उस दुष्प्रचार को दबाने के लिए प्रशासन की जो अहम योगदान रहा, मैं उसका धन्यवादी हूँ। और शर्मा जी, सच्ची बात यह है कि आज तक मेवात में ना सांप्रदायिक दंगे कभी हुए, जब सन 47 में कभी नहीं हुए। यहाँ तो आपसी मेल मिलाप इतना है कि हमारे ब्याह शादियों में चाचा दादा पोतों का भी रिश्ता है, चाचा ताऊ का रिश्ता है एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे यूँ भी बताओ, एक बार 90 में लड़ाई हुई, एक बार 92 में 3 में लड़ाई हुई। अच्छा, अभी करंट में ही थोड़े दिन पहले वो बता रहे हैं कि किसी संत के साथ भी कोई लड़ाई हुई वहीं पे। नहीं, यहाँ किसी संत के साथ कोई ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। संत वो सभी समाज के हैं, ना कभी ऐसा हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा मुद्दा उठा नहीं है, नहीं उठा जी कोई मुद्दा। अब बाकी तो मान लिया करो जी आप बात। शर्मा जी, सच्ची बात यह है कि मेवात में इस तरह की बातें ही कहीं नहीं होती। अब आप देखो ना, पूरे सब जगह छोटी मोटी बातें हर जगह होती हैं। हाँ, मान लिया। और मेवात में कोई हो जाती है तो उसको तिल का ताड़ बना दिया जाता है। आपस में भाई भाई भी लड़ पड़ता है, गांव पड़ोसी भी लड़ सकता है, हो जाती है लड़ाइयाँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम की नफरत में लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मान लिया ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं था पुराना का जी, लेकिन क्या कुछ मुस्लिम इकट्ठे होकर उनके घर नहीं जा सकते थे हिंदू के, भाई इस बात को हिंदू मुस्लिम ना करो, आपसी भाईचारे में खत्म करो? मेरे हिसाब से शायद ऐसी एक उम्मीद होनी चाहिए थी। नहीं, मेरे हिसाब से शायद वहाँ कुछ लोग गए हैं, लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा जाना चाहिए, और अगर नहीं गए तो अब जाना चाहिए, कोई बात नहीं। कोई वहाँ का विधायक नहीं गया, कोई वहाँ का नहीं, शायद गए हैं, शायद हो सकता है आपको ये कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। मेरे हिसाब से वहाँ गए हैं, जितना मुझे मालूम। कौन है? मेरे ख्याल से वहाँ नोक्शम है। नोक्शम बीजेपी से हैं। इलियास मोहम्मद सीटिंग एमएलए नहीं, इलियास मोहम्मद सीटिंग एमएलए हैं। रईसा खान पूछा था कि कोई विधायक आए, मना करके। तो इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी, अगर नहीं गए तो उनको जाना चाहिए था, है ना? क्योंकि अगर ये कम्युनल मुद्दा नहीं था और बना दिया तो भी जब उनके घर जाके बात करो कि भाई इसको इस तरह नहीं गए हैं। हमारे वहाँ एक हमारी पार्टी के जो नुमाइंदे रहे हैं इकबाल जेलदार जी, वो भी वहाँ गए हैं। मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई थी, तो ये सारी बातें, और जिस दिन ये हमारे भाईचारे की बातें चली फैसला कराने की, प्रशासन भी उसमें मौजूद था, तो ये सारी बातें हुई हैं। लोग जिम्मेदार लोगों से भी मिले हैं। ये आपको शायद आधी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेरे हिसाब से लोग वहाँ गए और तो दोनों तरफ से गए। मैं तो उनका 2 बार इंटरव्यू उनका किया, 1 बार इंटरव्यू उनका किया, फिर भी बात ये निकल के नहीं आई। हो सकता है अच्छा। किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि जी आप मार्केट में आके देखो 90% दुकानें हिंदुओं की हैं, 10% दुकानें मुस्लिमों की है। यहाँ पे तो 90% मुस्लिमों की है। इसमें क्या? नहीं, दुकानों में तो हिंदू मुस्लिम क्या, जो बिजनेस करेगा, जो अपना सही काम करेगा, उसको लोग वो चलेगा। इसमें तो क्या हिंदू नहीं है आपके नूह ना? में? सब है पूरे। अब ये जो सारे दुकानें तो नहीं दिखी ना, सारी दुकान आप बाजार में जाइए, 80-90% सारी शहर में अपने हिंदू भाइयों। अच्छा, शहर में है? ये बाईपास है, अंदर शहर है। ये तो बाईपास में तो हम मानते हैं ना। ये दुकानें नहीं है, ये तो खोखे हैं। और खोखा हमेशा कमजोर आदमी लगाता है, जिस पे पैसे की बेचारे पे कमी होती है। जो आपने देखा रोड के साथ साथ में वो रेहड़ी खोखा इस तरह का है छोटा काम। जो बड़ा काम है वो आज भी देखिए हमारे हिंदू भाइयों का है। हाँ, अभी भी जो सारे साथी आप आए थे, आपके आने से पहले जो 10-20 साथी गए थे, ये हमारी मंडी एसोसिएशन है, इसमें सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। तो नूह में हमारे यहाँ तो सारा जो बिजनेस का जो मेन है, उस पर जो कब्जा है वो सारा नॉन मुस्लिम्स का है। और हमारे बहुत खुलूस के साथ, बड़े अच्छे उसके साथ, बल्कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि हमारे यहाँ जो दुकानदारी होती है, क्योंकि ज़्यादा ऑलमोस्ट 90% या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो सारा वो है अपने हिंदू भाइयों से खरीदना पसंद करते हैं बजाय बनिस्बत मेवों के, क्योंकि कई बार वो रेट में औना पौना कर लेते हैं लोकल की वजह से। तो पूरे शहर में आप जाके देखिए, अंदर बाजार में सब अपने हिंदू भाइयों के बड़े अमन से, सुकून से। नूह में तो आज तक कोई इस तरह का इंसिडेंट एक भी नहीं हुआ।
ये तो गाड़ी मार्केट है जहाँ अच्छा। ये गाड़ी मार्केट थी, अच्छा ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, रिपेयर का और छोटे मोटे जो उस तरह के काम मेरा एक अंतिम प्रश्न जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रश्न है, सोचने वाली बात है। मैंने कहीं पढ़ा कि लास्ट के 25 वर्षों में हिंदुओं की संख्या यहाँ पे कम होगी, पलायन हो गए। अब इस बात को आप किस तरीके से बचाव में लेंगे? देखिए सच्ची बात यह है, जी, पलायन तो जब जब जो समाज में कोई आदमी साधन संपन्न हो जाता है, पैसा पास हो जाता है तो गांव की लाइफ से वो तंग आकर के शहर में केवल सुविधाओं की मद्देनजर जाता है। अब मैं आपको अपने मेवों के गांव को बताऊं, जो आदमी मेवों के गांव में साधन संपन्न हो गया, बिजनेसमैन हो गया या बड़ा अब मुलाजिम बन गया, वो सारे गुड़गांव फरीदाबाद जा बसे। मेवों के गांव में मेव छोड़ के गुड़गांव और फरीदाबाद, सोहना, जो भी इनका नज़दीक का शहर है वहाँ जा बसे। ठीक यही हाल है कि अब मैं आपको हिंदुओं के गांव की मिसाल देता हूँ। हमारे हिंदू गांव है जिनसे हमारा भाईचारा है, आलदू का गांव है, हमारी पड़ोस में है, हमारा अपना गांव है, बड़ा गांव है। वहाँ आज से 20-25 साल पहले दर्जनों गांव बनियों के थे। आज वहाँ 1 या 2 घर हैं बनियों के जो बिजनेस पर्पज़ से वहाँ रुके हुए हैं, दुकानदारी पर्पज़ से। सारे पलवल में सेट हो गए, कोई फरीदाबाद चला गया, कोई बल्लमगढ़ चला गया, कोई गुड़गांव चला गया। तो इसका वहाँ क्या अंदाज़ा लगाया जाए? इसका केवल एक ही मकसद है, जो भी आदमी साधन संपन्न है वो गाँव में जो असुविधाएँ हैं उनसे तंग आकर के सुविधाओं की तरफ पलायन करता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने साधन संपन्नता वो उसके अपना सुख सुविधा के नज़रिए से। यहाँ कोई हाँ ये बात है। तो जी यहाँ पे जो ये मुद्दे थे, जो बातें थी, वो मैंने आपके आगे खोल के थोड़ा सा पूछी। हमारे तैयब सर ने बड़ा अच्छे से रिप्लाई किया। आम जनता को क्या संदेश देगा? मेरी तो आम जनता से मेवात की जो एक जेवर है ये भाईचारे का, आपसी सौहार्द का, मैं आम जनता से, तमाम मेवात वासियों की 36 बिरादरी से यही गुजारिश करूंगा कि ये हमारे पूर्वजों की देन है, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब का। इस पे बाहर के लोगों की जो नज़रें लगी हुई हैं उससे सावधान रहते हुए अपने भाईचारे को मजबूत करना है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, कई बार हमारे पड़ोस में गांव है चंदैनी, वहाँ पहले एक चर्चा चली सरपंची के चुनाव में पीछे कि भाई रिजर्व होगी सीट। तो रिजर्व होने के नाते हमारे जो हरिजन भाई थे, दलित समाज के लोग, वो अपने सरपंच लड़ने लगे, पैसा खर्च कर दिया। अचानक वो रिजर्व की बजाय जर्नल में आ गई। गांव इकट्ठा हुआ कि भाई ये लोग तो बेचारे लूट लिए, भाई कैंडिडेट इनको ही बनाना है। फिर पूरे गांव ने फैसला किया कि भाई अब जर्नल से कोई फार्म नहीं भरेगा, जो रिजर्वेशन में जो क्लेम कर रहे थे वही फार्म भरेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। उनको ही चुनाव नहीं, चुनाव तो हुआ उन दोनों के बीच में, रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स के बीच में, लेकिन जर्नल का कोई कैंडिडेट उनके बीच में नहीं आया। तो ये इससे बड़ी मिसाल मेरे हिसाब से भाईचारे की हो नहीं सकती। और ये पूरी मेवात में आज भी जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, शायद आपके साइड का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ आज भी चाचा ताऊ दादा पोते का रिश्ता चलता है। हर अच्छे बुरे कामों में हम एक दूसरे के सहभागी हैं, सहभागी रहेंगे। और मेवात की जनता से मैं फिर यही अपील करना चाहूँगा, जो गिद्ध दृष्टि जो लगाए बैठे हैं हमारे भाईचारे पे, उस गिद्ध दृष्टि से सावधान रहते हुए अपने भाईचारे को मजबूत करना है और अपने जो पूर्वजों की जो धरोहर है इसको महफूज रखना है। यहाँ के भाईचारे के बारे में बात कर ली, दुष्यंत जी के बारे में बात कर ली। अब एक प्रश्न आखिरी और छोटी सी लाइन में बता दीजिए, आपके मेवात में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जी, तीनों में कांग्रेस है, तो ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किस चीज़ की कमी चल रही है? नहीं, जितना सही बात यह है, अभी तो ये लॉकडाउन हो गया, सरकार अपनी पूरी तरह से उसमें आई नहीं थी। काम तो जो होने हैं सारे काम हो रहे हैं, होंगे, और किसी तरह से मेवात क्षेत्र विकास के मायने में पीछे नहीं रहने दी जाएगी। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने तो इस इलाके के साथ बड़ा छल किया है शर्मा जी। कांग्रेस नहीं चाहती कि मेवात विकास की मुख्य धारा में जुड़े। आज जो अगर मेवात के माथे पर पिछड़ेपन का कलंक है तो वो कांग्रेस की देन है। इस कलंक को दूर करने के लिए मरहूम चौधरी देवीलाल जी ने कदम उठाए थे। जातिगत भेदभाव करती है या क्या कमी? नहीं, बस वो हमारी भावनाओं के साथ शोषण करती है कांग्रेस पार्टी। और जो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी बपौती समझे हुए हैं, उनको विरासत में मिली हुई है राजनीति, और उनका एक नज़रिया है कि अगर ये लोग पीछे रहेंगे तो तुम्हारी जय जयकार बोलते रहेंगे, और अगर ये लोग
एजुकेशन से आर्थिक रूप से साधन संपन्न होगे तो फिर तुम्हारी अंधभक्ति नहीं करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से माननीय दुष्यंत चौटाला जी का मेवात के प्रति उनके पूरे खानदान का एक नज़रिया रहा है, उस नज़रिए पर चलते हुए मेवात की हर कमी को दूर करवाने का प्रयास किया आए हैं इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पे? नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद अभी प्रोग्राम बनाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम वो कर नहीं पाए। नहीं, अदरवाइज़ तो एक बहुत बड़ी रैली करते, लोगों की समस्याओं को एक दरबार लगा करके रूबरू लोगों की समस्याओं को सुन करके उनको निदान करने का काम। धन्यवाद जी। लॉकडाउन तो भाई एक समस्या तो है ही, लेकिन राजनेताओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर भी है रेस्ट करने के लिए। वो रेस्ट करेंगे क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जाना नहीं है, इससे बढ़िया बहाना उनके लिए कहीं मिल नहीं सकता। तो आम जनता का क्या कहना है, ये सब बातों पे कमेंट बॉक्स में बता दियो। और यहाँ के बारे में और तो जानकारी मैं ले भी नहीं सकता क्योंकि मार्केट सारी बंद है। तो देखते हैं, चलो आगे फिर कभी आएंगे आपके मेवात में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।